हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेकर आए हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 12th बायोलॉजी के एमसीक्यूज हैं सारी पूरी बुक के। अगर आपने इतने पढ़ लिए तो यही आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न के। अब देखो, पहला वो क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है? इसका मतलब ये है, पुष्प में जो नर जनन अंग होता है और एक मादा जनन अंग होता है, तो इसमें ये देखना है नर जनन अंग का कौन कौन सा पार्ट है। तो देखो, पुमंग नर जनन अंग में होता है, ठीक है, और गुरु बीजाणुधानी होता है, और परागण भी होता है, और क्या नहीं होता है, जायांग नहीं होता है। हमें देखना क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधित्व मतलब नर जनन अंग में कौन सा पार्ट नहीं होता है। पुमंग होता है, गुरु बीजाणुधानी होता है, परागण होता है, कौन सा नहीं होता है, जायांग नहीं होता है, ठीक है। इसी पे हम टिक लगा देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। तो मनुष्य में जो संतान बनती है वो बालक बनेगा या बालिका बनेगी, तो वो किससे पता लगा सकते हैं, किसका कारण होता है। तो माँ के लिंग गुणसूत्र से होता है, अंडाणु के माप से होता है, शुक्राणु के माप से होता है, या पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है। तो इसका पता चलता है हमें पिता के लिंग गुणसूत्र से। कि पिता में होते हैं XY क्रोमोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स, और मादा में होते हैं XX क्रोमोसोम्स। तो किससे पता चलता है, पिता के लिंग गुणसूत्र से पता चलता है कि बालक होगा या बालिका होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो कहाँ कहाँ होता है, चिकित्सा में यूज़ तो होता ही होता है, इसके अलावा कृषि में भी यूज़ होता है। इन दोनों में होता है, किसी में नहीं। तो एक चिकित्सा में भी होता है, कृषि में भी होता है, यानी इसका मतलब इन दोनों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th क्वेश्चन, आवृतबीजी में 400 परागकणों को उत्पन्न करने के लिए कितने अर्धसूत्रीय विभाजन आवश्यक हैं। अब ये अर्धसूत्रीय विभाजन होता क्या है, आपको पता है थोड़ा बहुत? देखो, अर्धसूत्रीय विभाजन अगर एक क्या है, अगर हमारा अगर हम एक परागकण बनाना है तो हमें 4 परागकण बनाना है, तो उसके लिए कितनी मियोसिस करनी पड़ेंगी। एक मियोसिस में 4 परागकण बनते हैं, एक मियोसिस में 4 परागकण बनते हैं। तो ये यहाँ ये कह रहा है 400 परागकण बनाने के लिए कितने मियोसिस की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, सिंपल सा कुछ नहीं करना है। 400 है तो आपको क्या करना है, देखो 400 है तो सिंपल सा 400 को 4 से डिवाइड कर देना। 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, सिंपल सा। तो इसमें आंसर को क्या आया, हमारा 100 आंसर आ गया, ठीक है। 100 मियोसिस की जरूरत पड़ेगी हमें, 100 अर्धसूत्रीय विभाजन की जरूरत पड़ेगी 400 परागकण उत्पन्न करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबॉडीज़ है। तो एंटीबॉडीज़ है क्या, एंटीबॉडीज़ तो मतलब हमारे ब्लड में होती है, जो क्या करते हैं, मतलब हमारे जितनी भी बीमारियाँ वायरस वगैरह होता है उनसे लड़ती हैं। तो एंटीबॉडीज़ किसकी बनी होती है, लिपिड की बनी होती है? नहीं। खनिज की बनी होती है? नहीं। प्रोटीन की बनी होती है? हाँ, प्रोटीन की बनी होती है। और हाँ, हमें क्वेश्चन सारे पढ़ने हैं। प्रोटीन की बनी होती है और शर्करा की नहीं बनी होती है। अगर हमें कोई क्वेश्चन तीसरा ही या पहला ही अगर हमें सही लगता है, फिर भी हम सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे, फिर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मरुस्थलीय पौधे का नहीं है। तो मरुस्थलीय पौधे होते हैं हमारे रेगिस्तान के पौधे। तो हमें इसमें ये देखने कौन कौन से लक्षण मरुस्थलीय पौधे में नहीं होते हैं। तो देखो, पत्ती पर मोटी उपतेजा होती है। देखो, जब रेगिस्तान में अगर पौधा है तो वहाँ पर क्या काफ़ी तेज़ धूप पड़ती है, तो पत्ती पर मोटी उपतेजा, काफ़ी मोटी लेयर होती है वहाँ की। तो ये वाला तो होता ही होता है, हमें देखना है कौन सा लक्षण नहीं होता है। तो रंध्र गहरे गर्त में व्यवस्थित होते हैं। रंध्र यानी स्टोमेटा, जहाँ से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इधर से उधर जाती है, तो वो काफ़ी गहराई में व्यवस्थित होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी तेज़ सनलाइट होती है। पत्तियों का कार्य तना करने लगता है। पत्तियाँ काफ़ी मतलब पतली होती हैं, वो काम नहीं कर पाती क्योंकि वहाँ काफ़ी तेज़ लाइट होती है, सनलाइट। और नेक्स्ट है, पत्तियों पर रंध्र दोनों सतहों पर बराबर संख्या में पाए जाते हैं। तो ये वाला रॉन्ग है, ये वाला लक्षण नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि पत्तियों पर रंध्र जो होते हैं वो दोनों सतहों पर बराबर संख्या में नहीं होते हैं। ऊपर की साइड कम होते हैं और नीचे की साइड ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सनलाइट ऊपर की साइड ज़्यादा पड़ती है, इसलिए रंध्र ऊपर की साइड कम होंगे और पत्ती की निचली सतह पर ज़्यादा होंगे। तो इसका आंसर है 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न 8, टाइफाइड के रोगजनक का नाम। रोगजनक का मतलब होता है टाइफाइड किसके कारण होता है। रोगजनक हिंदी में, वो इंग्लिश में कहते हैं पैथोजन। टाइफाइड का रोगजनक का नाम क्या है, एस्केरिस नहीं, एस्केरिस अलग है। साल्मोनेला या प्लाज्मोडियम या अमीबा।
तो इसका है सेकंड साल्मोनेला। साल्मोनेला टाइफी पूरा नाम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, टाइफाइड होता है। साल्मोनेला टाइफी की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न 9, डेंगू बुखार का वाहक है। तो डेंगू बुखार जो होता है वो किसकी वजह से होता है, क्यूलेक्स, नो, एडीज, एनोफ्लीज, इनमें से कोई नहीं। कौन से मच्छर से होता है, तो वो होता है एडीज मच्छर से। कौन से होता है, एडीज मच्छर से। ये आपको याद करने ही होंगे। प्रश्न 10 है विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ। आनुवंशिक पदार्थ वैसे होता क्या है, देखो हर चीज़ बनी है सेल से मिलकर बनी है। तो सेल के बीच में जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर डीएनए और आरएनए पाया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है जो वायरस यानी विषाणु है, तो वो आनुवंशिक पदार्थ, उसमें क्या होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है, या दोनों होते हैं, डीएनए और आरएनए होते हैं, डीएनए या आरएनए, या केवल डीएनए होता है, या केवल आरएनए होता है, डीएनए एवं आरएनए दोनों होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, केवल डीएनए होता है, विषाणु के अंदर केवल क्या होगा, केवल डीएनए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड व्रत जुड़ा होता है उसे कहते हैं। बीजांड यानी ओव्यूल, आपने प्लांट में देखा था, ओव्यूल था इस टाइप का, ठीक है। अब ओव्यूल और यहाँ पर क्या थी, एक बीजांड व्रंथ थी। तो बीजांड व्रंथ और ओव्यूल जिससे जुड़े रहते हैं, जिससे कनेक्ट होते हैं, उसे क्या कहते हैं, निवाक कहते हैं, नाविका कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। तो क्या कहते हैं यहाँ पर, इसे कहते हैं नाविका, हाइलम जिसे इंग्लिश में कहते हैं। दोनों ही पता होना चाहिए, कभी कभार इस तरीके से लिखकर आ जाएगा, है नाम इसका इंग्लिश में लेकिन हिंदी में लिखा हुआ आ जाएगा, इसलिए दोनों में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 12, 112 लघु बीजाणुओं के निर्माण हेतु लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्रीय विभाजन होंगे। ये देखो जैसे हमने उसमें बताया था कि सिंपल सा, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, क्या करना है, 112 है, इसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 28 आएगा। 4 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 4 2 ज़ा 8 और कितने बचे, 3 बचे, 3 4 8 ज़ा 32, ठीक है। 28 आंसर आ गया। इसमें इस टाइप के अगर मियोसिस का आता है तो सिंपल सा, कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे, डायरेक्ट 4 से डिवाइड करेंगे। अगर मियोसिस पूछ लिया कि कितने मियोसिस या कितने अर्धसूत्रीय विभाजन होंगे, आप सोचते होंगे बार बार हम मियोसिस क्यों कह रहे हैं। मियोसिस का अर्धसूत्रीय विभाजन को इंग्लिश में मियोसिस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है। जो भ्रूणपोष होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, ठीक है। तो क्या होगी, देखो भ्रूणपोष जो हमने ओवरी बनाया था, ओवरी और बीच वाला जो होता है भ्रूणपोष होता है, वो किससे मिलकर बना था, 3 न्यूक्लियस से मिलकर बना था। तो डिप्लॉइड होगा, ट्रिप्लॉइड होगा या हेप्लॉइड होगा। ये मतलब इसे हम 2x को हम डिप्लॉइड भी कह सकते हैं, इस तरीके से आ जाएगा डिप्लॉइड। वैसे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर दोनों में आने वाला है, आता ही है हर साल, हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं, चाहे हिंदी में पढ़ो चाहे इंग्लिश में पढ़ो। और ऐसा भी है अगर आप पेपर लिखो तो चाहे मिक्स लिख लो, ठीक है। तो ये जो होता है भ्रूणपोष का मतलब होता है जो खाना देता है किसको, जो पॉलन जो बनते हैं, जो गैमीट बनेंगे, तो उसको खाना कौन देगा, तो वो होगा डिप्लॉइड होगा, ट्रिप्लॉइड होगा, हिप्लॉइड होगा। तो वो कैसा होगा, ट्रिप्लॉइड होगा, क्योंकि 3 न्यूक्लियस से मिलकर बनता है वो, इसलिए ट्रिप्लॉइड होता है वो। ट्रिप्लॉइड 3x, ट्रिप्लॉइड 3 न्यूक्लियस से मिलकर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह प्रश्न 14, निम्न में से कौन कूट फल है। कूट फल को हम देखो बहुत सारे नाम से जानते हैं, जैसे आभासी फल भी कहते हैं, इसे फॉल्स फ्रूट भी कहते हैं, इसे झूठा फल भी कहते हैं, ठीक है। ये है कौन सा, सेब है, अंगूर है, आम है, मटर है। ये आपको याद करना होगा कि जो कूट फल है वो कौन सा होता है, सेब होता है, क्योंकि इसका जो फल होता है वो ये बनता है थैलेमस से, ठीक है। जो थैलेमस से बनता है वो कूट फल होता है, तो इसमें आंसर है सेब। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं प्रश्न 15, द्विनिषेचन क्रिया होती है। द्विनिषेचन क्रिया कहाँ होती है, देखो बहुत ही यूनिक सा क्वेश्चन है ये। द्विनिषेचन क्रिया सिर्फ कहाँ होती है, आवृतबीजी ही पौधों में होती है, कहीं नहीं होती। शैवालों में नहीं होती, ब्रायोफाइट्स में नहीं होती, अनावृतबीजी पौधों में नहीं होती। आवृतबीजी पौधों में वहीं एक ऐसी ही है जहाँ पर द्विनिषेचन क्रिया होती है। आवृतबीजी पौधे वो होते हैं जहाँ क्या होते हैं, जो कौन से होते हैं, जो फूल वाले पौधे होते हैं वो हमारे आवृतबीजी पौधे कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी फल नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी फल नहीं है? सेब, स्ट्रॉबेरी, अखरोट, आम। देखो हमने इससे पहले क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें था कौन आभासी फल है या कूट फल है। अब ये वाला है एक आभासी फल नहीं है, सेब, स्ट्रॉबेरी, अखरोट, आम। कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इसमें आम नहीं है। स्ट्रॉबेरी भी हमारा आभासी फल होता है, सेब भी होता है, अखरोट भी होता है। घड़ियाल वनवास केंद्र कुकरेल स्थित है। कहाँ स्थित है? प्रयागराज में, लखनऊ में, वाराणसी में, लखीमपुर खीरी में। तो इसका आंसर है सेकंड, लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 18, जल परागित पादप का नाम है। जल परागित पादप क्या होता है? देखो परागण क्या होता है? जब एक पॉलन ग्रेन कहाँ जाता है, पॉलन ग्रेन उड़कर फीमेल पार्ट पर जाता है उस पर, तो इसको जाने की प्रक्रिया को ही परागण कहते हैं। इसी को हमने परागित बोला है। तो जल परागित ये बहुत से वजह से होता है। हवा के जरिए चला जाता है पॉलन ग्रेन, पानी के जरिए चला जाता है, जिसे जल परागण कहते हैं। ठीक है, तो जल परागित पादप का नाम पूछा है यहाँ पे। जल परागित पादप कौन सा है? तो इसमें देखो हाइड्रिला पानी में होता है, हाँ होता है। मटर पानी में नहीं होता, ये तो हो ही नहीं सकता। नींबू वो भी नहीं हो सकता, इनमें से कोई नहीं। तो ये भी नहीं है। इसमें कौन सा आंसर? आंसर है फर्स्ट से ही हाइड्रिला। हाइड्रिला होता है जल परागित, ये पानी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है? तो कौन सा एंजाइम इसमें डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है? देखो डीएनए है, जब एक और डीएनए को बनाता है तो काफ़ी मतलब खंड टूटते वगैरह हैं। तो इसमें जो डीएनए खंड दो होंगे, ठीक है, उन्हें जोड़ने का काम कौन सा एंजाइम करता है? कौन सा एंजाइम? लाइगेज, एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, काइटिनेज। कौन सा करता है? इसका आंसर है फर्स्ट, लाइगेज, जो क्या करेगा? डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है पेज 20, संदेशवाहक आरएनए का निर्माण होता है। संदेशवाहक आरएनए से इंग्लिश में मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं। तो इसका ये कहाँ बनता है? केंद्रक में बनता है, राइबोसोम में बनता है, गोल्गी कायर में बनता है, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है? तो इसका आंसर आप लोग खुद देंगे। ठीक है, अगर जिसको पता हो तो वो कमेंट में बता दे, और ना पता हो तो वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, तो इसका आंसर प्लीज़ कमेंट्स में दे देना, अगर ना पता हो तो बता देना। सो थैंक यू आप वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में।